नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजीर ट्यूटोर की इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग आगामी जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखते हुए इंडियन ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी को पता होगा जो प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम होने वाला है उसमें इंडियन ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसी को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास को मैं बना रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोग को पता होगा प्रयोगशाला परिचालक एग्जाम में छत्तीसगढ़ जीएस से 20 क्वेश्चन, साइंस से 60 क्वेश्चन और इंडियन ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने देखा है कि जो साइंस के और छत्तीसगढ़ जीएस के इसके मैंने बहुत सारे आपको क्वेश्चंस करा दिए हैं और हालांकि बहुत सारे कराया है, फिर भी मैं आप लोग को एग्ज़ाम होने तक कराता रहूँगा। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के हमने कम क्वेश्चन किए हैं, इसीलिए अभी मैं आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी के ही क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं। बाकी जितने भी वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। ग्रीष्म ऋतु के दौरान तमिलनाडु तट के शुष्क रहने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? पहला, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। दूसरा, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। तीसरा, उपरोक्त दोनों और चौथा, इनमें से कोई भी नहीं बताना है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान तमिलनाडु तट के शुष्क रहने के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है? पहला, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दूसरा, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा जी? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु के दौरान तमिलनाडु तट के शुष्क होने का कारण क्या है? तो पहला कारण हो जाएगा यह दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है। जो तमिलनाडु है ना, वो दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर में स्थित है। दूसरा, यह दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। जो तमिलनाडु है वो दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है। यही दो कारण है कि आपका ग्रीष्म ऋतु के दौरान तमिलनाडु तट है वो क्या होता है? आपका शुष्क होता है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है जो रिहंद बांध है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है आपको गुजरात, दूसरा आपका है उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आपका पश्चिम बंगाल। चलो बताओ जी, रिहंद बांध। तो रिहंद बांध भारत के कौन से राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसी रिहंद बांध को आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर, इसी रिहंद बांध को आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी इसको जाना जाता है। जो कौन से नदी पर बना हुआ है? आपका रिहंद नदी पर बना हुआ है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब मैं और आपको कुछ बांधों के नाम बता रहा हूँ। जैसे कि आपसे पूछेगा टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर है, ये कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? आपका उत्तराखंड में है, ये आपको याद रखना है। टिहरी बांध उत्तराखंड में है। फिर से आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछेगा हीराकुंड बांध कहाँ है, तो हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है, उड़ीसा में है, सभी को पता होगा। तीसरा, अगर आपसे पूछता है कि नागार्जुन सागर बांध कहाँ है, तो नागार्जुन सागर बांध है, ये आपका कृष्णा नदी पर है, जो कहाँ है? जो आपका तेलंगाना में है। कहाँ है? आपका तेलंगाना में, ध्यान रखना है। सरदार सरोवर बांध की बात करता हूँ, तो जो सरदार सरोवर बांध है, सरदार सरोवर बांध ये कौन से नदी पर है? ये आपका नर्मदा नदी पर है और ये कहाँ है? आपका गुजरात में है। कहाँ है जी? आपका गुजरात में है, आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछता है इंदिरा सागर बांध कहाँ है, तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा इंदिरा सागर ये कहाँ है, तो आपको बताना है एमपी में है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा मेट्टूर बांध कहाँ है, तो आपको बताना ये कहाँ है? जब का तमिलनाडु में है, तमिलनाडु पे। ठीक है, और भाखड़ा नांगल बांध सबको पता होगा। भाखड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पर है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन से राज्य में है भाखड़ा नांगल बांध। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा ये था, रिहंद बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर यूपी। इसी को गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध के नाम से भी जानते हैं, जो कि रिहंद नदी पर है। साथ ही साथ मैंने बताया टिहरी बांध उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर। हीराकुंड बांध महानदी पर है, उड़ीसा में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है, तेलंगाना में। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर है, गुजरात पे। मेट्टूर बांध कहाँ है? आपका तमिलनाडु में। और इंदिरा सागर बांध कहाँ है? आपका मध्य प्रदेश में। आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, और याद रखना है कोयना बांध पूछेगा तो महाराष्ट्र में है। मैथान बांध आपका झारखंड में है। ठीक है, अगर आपसे पूछता है जी तुंगभद्रा बांध, तो तुंगभद्रा बांध आपका कर्नाटक में है। इन सभी बातों को आपको याद रखना है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला सरदार सरोवर ताप्ती, दूसरा हीराकुंड महानदी, तीसरा नागार्जुन सागर कृष्णा और चौथा मेट्टूर कावेरी। मतलब एक तरफ आपका बांध के नाम दिए गए हैं, एक तरफ नदी के नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऊपर दिए गए कितने युग्म सुमेलित हैं। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो याद रखना जो मेट्टूर बांध है कावेरी नदी पर है, जो कि कौन से राज्य में, आपका तमिलनाडु राज्य में। कौन से राज्य में, आपका तमिलनाडु राज्य में। तो ये तीसरा वाला पेयर हमारा बिल्कुल सही है। नागार्जुन सागर बांध जो कि आपका कृष्णा नदी पर है, कौन से राज्य में, तेलंगाना में, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा भी हमारा बिल्कुल सही है। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर है और ये कौन से राज्य में है, उड़ीसा राज्य में, ये भी हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद देखो सरदार सरोवर बांध, ये आपका ताप्ती नदी पर नहीं है भैया, ये आपका नर्मदा नदी पर है और ये कहाँ है, आपका गुजरात में है। कहाँ है, आपका गुजरात में। ठीक है, तो ये पहला वाला जोड़ा बस हमारा गलत है। ठीक है, बाकी आपका दूसरा, तीसरा और चौथा बिल्कुल सही है। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पूछेगा तो आपका गुजरात में। ठीक है, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है, गुजरात में है, जबकि यहाँ पास ताप्ती नदी दिया गया है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। नर्मदा नदी के बारे में पता होगा, नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। ये आपका जो नर्मदा नदी है आपका पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली एक नदी है, सभी को पता होगा। तो हीराकुंड नदी, जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर है। नागार्जुन सागर बांध है कृष्णा नदी पर है और मेट्टूर बांध है आपको कावेरी नदी पर है। हीराकुंड बांध की बात करूँ तो ये आपका उड़ीसा राज्य में है, नागार्जुन सागर तेलंगाना में है, मेट्टूर आपका तमिलनाडु में है। तो दूसरा, तीसरा और चौथा ये तीनों हमारा युग्म सही है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा केवल 3 युग्म, क्योंकि पहला युग्म तो आपको गलत हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते भैया। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? राजस्थान में, केरल में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। सबसे पहले ध्यान रखो, वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में लिटरेसी रेट अर्थात साक्षरता दर कितना है? 74.04% है। ठीक है, भारत में साक्षरता दर की बात करें अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस तो कितना है? 74.04% है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। अगर मैं राजस्थान के लिटरेसी रेट की बात करता हूं तो उसका लिटरेसी रेट है राजस्थान का आपका 66.11%, जिसमें से आपका पुरुष साक्षरता दर कितना है यहाँ का? 79.19%। और अगर मैं महिला साक्षरता दर की बात करता हूँ राजस्थान में, तो राजस्थान में महिला साक्षरता दर आपका 52.12% है। ठीक है, केरल की बात करें तो केरल में जो पुरुष साक्षरता दर है आपका 97.4% है, पुरुष साक्षरता दर। और अगर मैं केरल में महिला साक्षरता दर की बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना है कितना है जी आपका 95.2%। 95.2% है केरल में महिला साक्षरता दर है। अगर मैं यूपी की बात करता हूं तो यूपी में आपका पुरुष साक्षरता दर 81.8% है ना। और अगर मैं महिला साक्षरता दर की बात करता हूं तो आपको ध्यान रखना है 63.3% है। ठीक है, कहाँ आपका? उत्तर प्रदेश में। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं तो मध्य प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर आपका कितना है? 78.73% है। ठीक है, 78.73% पुरुष साक्षरता दर। और अगर महिला साक्षरता दर आपसे पूछेगा मध्य प्रदेश में तो आपको बताना है मध्य प्रदेश में आपका 59.24%। ठीक है, ये सभी का आपको सभी राज्यों का पता लग गया। देखो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में पुरुष साक्षरता दर है आपका 79.19%, महिला साक्षरता दर 52.12%। केरल की बात करते हैं तो केरल में पुरुष साक्षरता दर 97.4% है, महिला साक्षरता दर आपका 95.2% है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपका पुरुष साक्षरता दर 81.8% है, महिला साक्षरता दर 63.3% है। एमपी की बात करें तो एमपी में आपका पुरुष साक्षरता दर 78.73% है और महिला साक्षरता दर आपका 59.24% है। अब सबसे अधिक अंतर कहाँ है पुरुष और महिला साक्षरता दर में? तो इसका सही आंसर आपका राजस्थान में हो जाएगा। आप लोग को पता लग गया, मैंने डाटा आप लोग को दिया हुआ है। पुरुष साक्षरता दर है 79.19% और महिला साक्षरता दर कितना है? 52.12%। ये कहाँ की बात हो रहा है? आपका राजस्थान की बात हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है जी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर लगभग कितना है? अभी मैंने बताया था। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में साक्षरता दर कितना है आपका? 74.04% है। ये आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार 7 वर्ष से उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, क्या माना जाता है जी? साक्षर माना जाता है। ठीक है, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की साक्षरता दर 74.4% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर आपका 82.14% है और आपका महिला साक्षरता दर
65.46% है। ठीक है, ये आपका पुरुष साक्षरता दर हो जाएगा भारत का, और ये आपका महिला साक्षरता दर हो जाएगा। ठीक है, कितना कितना है? पुरुष साक्षरता दर 82.14% और महिला साक्षरता दर 65.46%। और 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का साक्षरता दर कितना है? तो याद रखना है 74.04% है। आगे बढ़ते हैं भैया। भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल या तेलंगाना? तो इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखो, भारत का सबसे दक्षिणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में जो बंदरगाह है वही आपका भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह है। तो इसका सही आंसर आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु में आपका चेन्नई बंदरगाह है, तूतीकोरिन बंदरगाह है और आपका एन्नोर बंदरगाह है। चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह, ये तीनों तमिलनाडु में है। लेकिन इन तीनों की बात करें तो सबसे दक्षिण में कौन सा है? आपका तूतीकोरिन बंदरगाह है। ठीक है, इसका सही आंसर आपका तमिलनाडु राज्य हो जाएगा। तो भारत में सबसे दक्षिणी बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु राज्य में। और सबसे दक्षिणी बंदरगाह जो कि तमिलनाडु राज्य में है उसका नाम क्या है? तो तूतीकोरिन बंदरगाह, ये आपको याद रखने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। खारे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील है वो कौन से राज्य में? आपका उड़ीसा राज्य में है, सभी को पता होगा। जिसको किस नाम से जानते हैं? चिल्का झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आपका चिल्का झील के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका चिल्का झील है ये आपका दया नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सी नदी के मुहाने पर? दया नदी के मुहाने पर, है ना, दया नदी के मुहाने पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है जी। तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील किस राज्य में स्थित है? तो आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, और ये एक अस्थायी यूनेस्को विश्व धरोहर में से एक भी है, ये आपको ध्यान रखना है। जो चिल्का झील है वो आपका अस्थायी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में से एक है। अगर मैं उड़ीसा के प्रमुख झील की बात करता हूँ तो अंसुपा झील हो जाएगा। अंसुपा झील, अंसुपा के बाद कंजिया झील, कंजिया झील के बाद आपका चिल्का झील, चिल्का झील के बाद आपका तंपारा झील, तंपारा झील। ये सब ना आपका उड़ीसा में स्थित प्रमुख झीलें हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है आपका कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो उड़ीसा में, और इसका नाम क्या है? तो आपका चिल्का झील हो जाएगा। आगे बढ़ते भैया। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड या मेघालय? तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना वो आपका अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग बोला जाता है, असम में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मैंने क्या क्या बोला कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसको आपका तिब्बत में किस नाम से जानते हैं जी? आपका सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको आपका अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? दिहांग के नाम से जानते हैं। असम में किस नाम से जाना जाता है? आपका असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और आपका बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं इसको? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलती है। अगर मैं इसकी सहायक नदी की बात करता हूँ तो लोहित हो जाएगा, धनसिरी हो जाएगा, मानस हो जाएगा, तीस्ता हो जाएगा, सुवनसिरी हो जाएगा। और विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो भी कौन से नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसका नाम क्या है? आपका माजुली नदी द्वीप। ये भी कौन सी नदी पर है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है? हसदो, अरंड, बोकारो, सिंगरौली या रानीगंज? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका बोकारो हो जाएगा। ठीक है, जो बोकारो कोयला क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है? आपका झारखंड में स्थित है, ध्यान रखना है। कोयला के बारे में तो सभी को पता है। कोयला जो है ना वो अमूमन देखा जाए तो आपको गोंडवाना क्रम की चट्टानों से प्राप्त होता है। और जो कोयला है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है: एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। जिसमें से जो एंथ्रासाइट कोयला है वो सबसे उच्च क्वालिटी का कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगर हमारे छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो हमारे छत्तीसगढ़ में अमूमन देखा जाए तो बिटुमिनस टाइप का कोयला प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं भाई, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? ऑप्शन है राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, दूसरा गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, तीसरा मध्य प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा, चौथा झारखंड, पश्चिम बंगाल और आपका मेघालय। बताना है भैया कि कर्क रेखा भारतीय राज्य के कौन कौन से समूह से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की बात करो तो कर्क रेखा हमारे भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अभी 8 राज्य कौन कौन से सभी को पता होगा। 8 राज्य कौन कौन से? गुजरात हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा, है ना, आपका मिजोरम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? राज्य है जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। मैप के थ्रू आपको याद करना है। तरीका भी मैंने बार बार आप लोग को बताया है। तरीका है आपका मित्र पर गमछा झार। ये मित्र पर गमछा झार एक ट्रिक है। अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप बता सकते हो कि कौन कौन सा राज्यों से होकर कर्क रेखा
गुजरती है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुजरात, झारखंड और आपका त्रिपुरा। इसका सही आंसर आपका गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। बिहार से तो नहीं गुजरता है, तो ये पहला ऑप्शन खत्म। आपका ये तीसरा ऑप्शन भी खत्म हो जाएगा, बिहार बोला गया है, ठीक है। और आपका यहाँ पास देखिए, यहाँ पास और क्या आपका त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरता है, लेकिन यहाँ पास मेघालय दिया गया है, तो मेघालय भी ये खत्म हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? गुजरात, झारखंड और आपका त्रिपुरा। अगर मैं कर्क रेखा की बात करूँ तो कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सभी राज्यों से होकर गुजरता है। मैप के थ्रू सीधा याद रखना है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? कैप कैमोरिन, पॉइंट कैलीमेयर, इंदिरा पॉइंट या पोर्ट ब्लेयर। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। क्या हो जाएगा जी आपका? इंदिरा पॉइंट, ठीक है, जो कि आपका 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और इंदिरा पॉइंट है वो ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपवेल वे पे स्थित है। कहाँ भी स्थित है आपका? कैंपवेल वे पे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सभी को पता होगा, बताओ जी, नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? महाबलेश्वर, केदारनाथ, अमरकंटक या ब्रह्मगिरी। इसका सही आंसर आपका अमरकंटक। नर्मदा नदी की लंबाई की बात करूँ तो 1312 किलोमीटर है, ठीक है। और इसका उद्गम अमरकंटक की पहाड़ी से हुआ है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी आपका बरना हो जाएगा, बरना, बरना के बाद तवा हो जाएगा, तवा के बाद आपका शक्कर हो जाएगा, शक्कर के बाद उरी। ये सब नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर बना है। नर्मदा नदी में आपका कपिल धारा जलप्रपात, दूध धारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, ये सभी जलप्रपात क्या है जो आपका निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से होती है। 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आपको याद रखने हैं। चलो, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का एक उदाहरण है? नैनीताल, लोनार झील, सो मोरिरी झील या अष्टमुड़ी झील। बताना है कौन सा झील आपका क्रेटर झील का एक उदाहरण है। इसका सही आंसर आपको लोनार झील। और लोनार झील कहाँ है? तो आपका महाराष्ट्र में है, सभी को पता होगा, महाराष्ट्र के बुढ़ाना जिले में स्थित है। ये दुनिया की तीसरी प्राकृतिक खारे पानी की झील है, ठीक है। ये आपको दुनिया की तीसरी खारे पानी की झील है। दुनिया की तीसरी खारे पानी की झील है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, आप सबके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्रेटर झील क्या होता है? तो ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने गोलाकार खड़े किनारे वाले ज्वालामुखी क्रेटर या काल्डेरा में जब जल भर जाता है, तब उसके फलस्वरूप ना जो झील का निर्माण होता है, उसी को आपका क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं उसको? क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। तो निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का एक उदाहरण है? इसका सही आंसर आपका लोनार झील, जो कि आपका महाराष्ट्र के बुढ़ाना जिले में स्थित है। ये दुनिया की तीसरी प्राकृतिक आपका खारे पानी की झील है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या हमारे देखते हैं। पैंगोंग त्सो झील भारत और किसके द्वारा साझा किया गया है जल निकाय है? म्यांमार, भूटान, चीन और नेपाल। जबरदस्त प्रश्न है। पैंगोंग त्सो झील भारत और किस राज्य द्वारा साझा किया गया जल निकाय है? म्यांमार, भूटान, चीन और आपका नेपाल। आपको बताना है भारत, और यहाँ पर जो ब्लैंक स्थान पर क्या आएगा यही आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? चीन हो जाएगा। मैं थोड़ा सा राज्य बोल दिया था, उसको ध्यान रखना। देखो, पैंगोंग त्सो झील भारत और किसके द्वारा साझा किया गया जल निकाय है? इसका सही आंसर आपका चीन हो जाएगा, ठीक है। ये तो पैंगोंग त्सो झील है वो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये भौगोलिक रूप से भारत और चीन दोनों द्वारा दावा किए गए विवादित क्षेत्र में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। इसका सही आंसर आपका चीन हो जाएगा जी। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो भारत में सबसे कम है? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं जनसंख्या घनत्व की बात करता हूँ तो कितना है आपका? 17 है, 17, ठीक है। और अगर मैं भारत का जनसंख्या घनत्व की बात करता हूँ तो 382 प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर ये हो जाएगा भारत का जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की कुल संख्या को क्या बोला जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा जी आपका अरुणाचल प्रदेश। वहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है आपका? 17, मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में 17 लोग ही निवास करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष भारत के किस राज्य में मानसून सबसे पहले दस्तक देता है? आपका तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में या कर्नाटक में। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका केरल हो जाएगा, ठीक है। तो केरल भारत का पहला राज्य है जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जून से सितंबर माह में होता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम मानसून का जो आगमन होता है वो आपका जून से सितंबर माह में होता है,
ठीक है, कहाँ आपका केरल में, इसका सही आंसर आपका केरल हो जाएगा। तो केरल भारत का पहला राज्य है जहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन जून से सितंबर माह के बीच में होता है, ये आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मसाला ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है? काली मिर्च, इलायची, लौंग या केसर? इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? काली मिर्च। ये केरल की मूल उत्पत्ति है। कई स्वास्थ्य लाभ एवं व्यावसायिक मूल्य के कारण इसे ब्लैक डायमंड के रूप में जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा स्पीड करूंगा अब। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर 2 सूची दिया है, एक तरफ फसल दिया है, एक तरफ राज्य दिया गया है। देखो, सबसे पहला चीज़ तो आपका जो जूट है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ था? पश्चिम बंगाल में होता है, तो इसका सही आंसर आपका ए का 3 हो जाएगा। चाय, अगर मैं चाय की बात करूं तो चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं रबड़ की बात करता हूं तो रबड़ आपका केरल में इसको उगाया जाता है। और गन्ना की बात करता हूं तो गन्ना कहाँ हो जाएगा? आपका यूपी हो जाएगा। गन्ना कहाँ हो जाएगा? आपका यूपी हो जाएगा। तो देख लो, मतलब क्या आएगा जी आपका? ए का क्या होगा? आपका 3 हो जाएगा, ए का 3, बी का आपका 1 होगा, सी का आपका 2 होगा, ठीक है, और डी का आपका 4 होगा। तो देखो कौन सा में है आपका? ए का 3, बी का 1, सी का 2, सी का 2, मतलब ये थर्ड ऑप्शन है। ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4, ठीक है। तो एक तरफ आपका राज्य का नाम दिया गया है, एक तरफ फसल दिया गया है। पूछा जा रहा है कि कौन से फसल का संबंध किस राज्य से है। तो जूट सर्वाधिक रूप से पश्चिम बंगाल में इसको उगाया जाता है। चाय है असम से प्राप्त होता है, रबड़ को केरल में और गन्ना उत्तर प्रदेश में, ठीक है। इसका सही आंसर हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भैया। सिलवासा कहाँ की राजधानी है? बताना है सिलवासा कहाँ की राजधानी है। लक्षद्वीप, दादर और नागर हवेली, दमन और दीव और अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर आपका दादर और नगर हवेली, ठीक है। सिलवासा, दादर और नगर हवेली की क्या है आपका जी? राजधानी है, ये आपको अच्छे से याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्षद्वीप का तो कावारती है, सभी को पता होगा। लक्षद्वीप का क्या आपका? कावारती है, ठीक है। दमन और दीव, दमन और दीव का क्या हो जाएगा? दमन और दीव, ठीक है। देखो, लक्षद्वीप का कावारती, ठीक है, और सिलवासा, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, ये हो जाएगा। और अरुणाचल प्रदेश का तो आपका ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश का क्या है आपका? ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? आपका ईटानगर हो जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो, और पुदुचेरी का तो पुदुचेरी ही है, पता होगा। वर्तमान में देखा जाए तो हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, सभी को पता होगा। क्वेश्चन था सिलवासा कहाँ की राजधानी? तो दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, ठीक है। वर्तमान में तो एक ही हो गया, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव। तो ये किसकी राजधानी हो जाएगा? आपका दादरा और नागर हवेली हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। मानस किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र? तो जो मानस है ना, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और ये नदी है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। और मानस है वो दाहिने ओर से ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मानस किसकी सहायक नदी है? आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में ही मैंने बताया कि इसे तिब्बत में सांगपो बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। और ये मानस नदी है वो दाहिने ओर से इसकी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है जी। आगे बढ़ते हैं। गंगा की सहायक नदी नहीं है, यमुना, सतलज, दामोदर या सोन? बताना है गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है। इसका सही आंसर आपका सतलज हो जाएगा। सतलज तो सिंधु नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी की अगर मैं लंबाई की बात करता हूँ तो 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी की सहायक नदी हो जाएगा यमुना नदी हो जाएगा, तमसा नदी हो जाएगा, सोन हो जाएगा, पुनपुन हो जाएगा, है ना, दामोदर, ये सब आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। किसका? गंगा नदी की सहायक नदी। लेकिन जो सतलज है ये तो आपका किसकी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है जी। आगे बढ़ते हैं भैया। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? कच्छल द्वीप में, लक्षद्वीप में, निकोबार द्वीप में या बैरन द्वीप में? तो सभी को पता होगा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो आपका बैरन द्वीप में है। बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर पर स्थित है, ठीक है। जो बैरन द्वीप है वो आपका पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी, ठीक है। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, टेक केयर।